ओङ्कारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्येकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। आज हम 10 साल की तलाकशुदा नुजूद अली की कहानी का भाग 3 करेंगे और लेकिन उससे पहले जब तक लोग भी जुड़ेंगे मैं आज की न्यूज़ पढ़ देती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। पहली न्यूज़ है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, चिल्लाती रही मुस्लिम लड़की, हिजाब खींचते रहे इस्लामी कट्टरपंथी, हिंदुओं के साथ घूमने पर किया परेशान। महाराष्ट्र में 3 गिरफ्तार, कट्टरपंथी लड़की का हाथ पकड़ते हैं, उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और हिजाब खींचते हैं। लड़की सड़क पर जोर जोर से चिल्लाती है और बार बार मुझे छोड़ो कहती है, लेकिन उसे छोड़ने की बजाय उसका फोन छीनते हैं। उससे पूछते हैं वो लड़का कौन है, तुम किसी और धर्म के लड़के के साथ क्यों खड़ी हो। यानी बहुत सारे 3 मुस्लिम लड़के जो हैं एक हिजाबी महिला पर अटैक करते हैं और उस चूंकि वो हिंदू लड़कों के साथ खड़ी हुई थी और पब्लिक प्लेस में कॉफी पी रही थी, तो यहाँ पर ये लोग जो है वो किसी कैफे में खड़ी थी और तो इन लोगों ने उसको भरे बाजार में उसके खूब पकड़कर खींचा, उसको गालियां दी, उसका मोबाइल खींचा। गालियां देना तो इनकी सुन्नत में है। अगली न्यूज़ है, 2 महीने नासिर अहमद के घर में रहे आतंकी, फिर इफ्तारी लेकर लौट रहे सेना के वाहन पर किया हमला, आतंकियों को पनाह और खाना देने की बात कबूली। नासिर पूंछ के मेंढर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि करीब 2 महीने पहले 4 आतंकी उसके गांव में पहुंचे थे। इनको उसने अपने घर में पनाह दी थी, उनके लिए खाने पीने, रसद और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था की थी। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में तो ये चल ही रहा है तब से कश्मीर में कि ये लोग जो है आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, उनको खाना पीना करा रहे हैं। इफ्तारी का सामान लेकर लौट रहे जवानों पर आतंकी हमला हुआ है और 60 लोगों के साथ को पूछताछ के लिए उठाया गया था। उनमें से नासिर अहमद ने आतंकियों को 2 महीने तक अपने घर में रखा। ये तो उसने कबूला है, क्या पता और रखा हो। अगली न्यूज़ है, 6 साल की बच्ची का रोज प्राइवेट पार्ट छूता था मोहम्मद अजहर। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम 1 साल से कर रहा था यौन शोषण। अजहर बच्ची के साथ पिछले 1 साल से ऐसा कर रहा था। पीड़िता की मां को इसके बारे में
तब पता चला जब लड़की ने प्राइवेट पार्ट में दर्द बताया और अजहर की कैब में बैठने से मना कर दिया। दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोप में मोहम्मद अजहर गिरफ्तार। दिल्ली में ये जो है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने कैब ड्राइवर को अपनी बेटी को डिफेंस कॉलोनी इलाके में उसके स्कूल से जाने के लिए लगाया था। कितनी बेवकूफ ये माँ है कि ये अकेली बच्ची को, 6 साल की को, इसने कैब में बिठा दिया एक आदमी अनजान के साथ। अजहर पिछले साल 1 साल से उसकी मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। वो उसको स्कूल ले जाते समय उसके प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूता था। माँ को इस बारे में तब पता चला जब बच्ची ने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की और वैन में चढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद बच्ची के माता पिता को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। तब मां के पूछने पर बच्ची ने उसे बताया कि कैब ड्राइवर पिछले 1 साल से उसे स्कूल ले जाते समय गलत तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। साउथ दिल्ली के डीसीपी राजेश यादव ने कहा कि बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर हमने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित ड्राइवर मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस जांच में सामने आया कि वो रोज 20 से 25 बच्चों को स्कूल लाता और ले जाता है। इसमें ज्यादातर बच्चे पहली और दूसरी कक्षा के थे और मोहम्मद अजहर का 2 मई 2023 को निकाह होने वाला था। तो आपने देखा कि जो भी, जिनके भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज कभी इन लोगों पर ट्रस्ट करके कोई टैक्सी वैक्सी में अकेले अपने बच्चों को ना भेजिए। प्लीज मैं कहती हूँ इन लोगों से, इन इन लोगों को कभी मत अपने बच्चों को इनके नजदीक आने दीजिए, इस कम्युनिटी के लोगों को। अगली न्यूज है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्प्राइट एडी में स्प्राइट एड से बंगालियों की भावनाएं आहत। दर्ज हुआ केस, कंपनी ने माफी मांग के विज्ञापन हटाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि हिंदी वाले विज्ञापन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन बंगाली वर्जन आईटी अधिनियम की धारा 66A और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A के दायरे में आता है। हम चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की ओछी हरकत और नौटंकी को बढ़ावा न दिया जाए। क्या था? अपमानजनक है, बंगाली समुदाय का मजाक उड़ाया गया है। एक वकील ने इस बंगाली वर्जन की एक लाइन पर आपत्ति जताई है। ये विज्ञापन कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के नए अभियान का हिस्सा है जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल की नई खासियत के बारे में बताता है। इसमें कंज्यूमर को क्यूआर कोड को स्कैन करने और फिर चुटकुले सुनने के बारे में बताया जा रहा है। जब गर्मी में ट्रेन हो लेट, ब्रेन हो जाता है इरिटेट। पर आप गुस्सा मत करें, स्प्राइट जोक इन अ बॉटल के साथ हंसो। स्कैन करो, जोक सुनो, ठंड रहो, रखो स्प्राइट। हिंदी विज्ञापन में कुछ नहीं है। बंगाली में कहा है सोजा अंगुले घी न उठले, बंगाली खली पेट घूमिए पोरे। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कि बंगालियों को अगर आसानी से कुछ नहीं मिलता है तो वे भूखे ही सो जाते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा, हमें लगता है कि इससे बंगाली समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं। अगली न्यूज है, सुसाइड नोट कर छोड़कर गई है शाइस्ता। अब्बू बता रहे हैं फांसी लगाकर मरी, पर सवाल वही, दफनाने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया। शाइस्ता के पिता सैयद शेख का कहना है कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। उन्होंने बताया कि एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यदि शाइस्ता के खुदकुशी की है तो परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। 5 साल से प्यार में थे ब्रजेश और शाइस्ता। ऑनर किलिंग कर दिया है इन लोगों ने, इसके परिवार वालों ने, मुस्लिम लड़की के, क्योंकि ये लड़का ब्रजेश जो है ना, ये हिंदू था। अगली न्यूज है, बंगाल पुलिस ने 33 साल के युवा की गोली मारकर हत्या की। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा नीरो की तरह मौज में है सीएम।
उत्तम दिनाजपुर के कलियागंज में पिछले दिनों एक स्कूली छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। तो ये ममता तो कुछ भी नहीं कर रही है, नाम इसका ममता है और है बड़ी क्रूर। अगली न्यूज है, इस्लाम कबूलो वरना दर्द सहो। ब्रिटेन की जेलों में मुस्लिम बंदी चला रहे हैं गैंग। रिपोर्ट में बताया, कैदियों के सिरहाने रख देते हैं कुरान, धर्मांतरण का डालते हैं दबाव। ब्लूम की रिपोर्ट में कहा गया, अगर जेल में कोई मुस्लिम के रूप में नहीं पहचाना जाता तो फिर उसे मुस्लिमों की गैंग कोई सुरक्षा नहीं देती और उसी कैदी को उसी गैंग की हिंसा और धमकियों का शिकार होना पड़ता है। तो यहाँ पर कैदियों के लिए भी बड़ी मुसीबत है। रिपोर्ट में लिखा है कि नए कैदियों के बिस्तर पर कुरान रखी जाती है और उन्हें विकल्प दिया जाता है कि या तो वो इस्लाम कबूल लें वरना दर्द सहें। ब्लूम की रिपोर्ट के अनुसार, अगर जेल में कोई मुस्लिम के रूप में नहीं पहचाना जाता तो फिर उसे मुस्लिमों की गैंग की कोई सुरक्षा नहीं देती और उसी कैदी को उसी गैंग के हिस्सा और धमकियों का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को कट्टरपंथी इस्लामवाद और इस्लाम व इस्लामी कट्टरपंथी और मुस्लिमों के बीच अंतर देखने के अपने प्रयासों को मजबूत करना पड़ेगा। ब्लूम की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे जेल में तेजी से धर्मांतरण करवाया जा रहा है। 2021 तक जेल में मुस्लिमों की आबादी 18% थी, 2002 के मुकाबले 8% बढ़ गई है। लंदन की जेलों में मुस्लिम पुरुष कैदियों की आबादी 30% है, जो लंदन की सामान्य आबादी में उनकी 15% से बहुत अधिक है। कालिन ने सरकार से ऐसे दावों की तत्काल समीक्षा करने की सिफारिश की जिसमें कैदियों को जबरन कट्टरपंथी और जेल में परिवर्तित किए जाने की बात है। साथ ही कहा है कि ये मजहब आधारित गैंग से जुड़ा मुद्दा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेलों में किसी भी धर्म के कैदियों के मुकाबले हिंदू निम्न स्तर पर हैं, लेकिन रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा है। तो देखा आपने, लंदन में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो है वो हिंदू है, लेकिन जेलों में बंद सबसे ज्यादा मुसलमान है और ये लोगों पर धर्मांतरण करने का दबाव डाल रहे हैं कैदियों को। और जब उनका नया बिस्तर लगाया जाता है तो उसमें सबसे पहले ये लोग कुरान रख देते हैं और बोलते हैं कि या तो तू कन्वर्ट हो या फिर तू दर्द सा है। अगली न्यूज है, फिल्म फेयर अवार्ड को विवेक अग्निहोत्री ने ठुकरा दिया। 7 कैटेगरी में द कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेशन। कहा, बॉलीवुड की इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंत होना चाहिए। मुझे मीडिया से पता चला कि द कश्मीर फाइल्स को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक इस अनैतिक और सिनेमा विरोधी पुरस्कारों का हिस्सा बनने से इनकार करता हूँ, क्योंकि इसको तो पहले ही मिलना चाहिए था, इतनी लेट में क्यों दे रहे हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। असम की महिला नेत्री ने खोली थी लैंगिक भेदभाव की पोल। अंकिता दत्ता की माने तो करीब 6 महीने से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि स्त्री होने के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ है। श्रीनिवास बीवी पर अंकिता दत्ता ने लैंगिक भेदभाव को लेकर दर्ज कराई शिकायत। ये पुरानी न्यूज है, उसी में आगे बढ़ाया है। कौन है दिल्ली कैपिटल्स का बदतमीज खिलाड़ी? आईपीएल पार्टी में महिला के साथ अश्लीलता के बाद बदले नियम। रात 10 बजे के बाद कमरे में किसी को भी ले जाने पर पाबंदी है। फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों को चेतावनी दी गई, अगर कोई उनके नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उस पर जुर्माना लग सकता है या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकता है। ये दिल्ली कैपिटल्स ने, ये जो आईपीएल की टीम है, अपने खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू कर दिया है। 10 बजे के बाद आप किसी को कमरे में नहीं ले जा सकते हैं। चलिए, अब जो है ये इतना हो गया है, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि YouTube जो है वो तभी रिकमेंड करता है मेरा जो चैनल है लोगों के पास तभी आता है जब आप उसको लाइक करते हैं। तो एक बटन तो आप दबा ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। सनातनियों को तो सपोर्ट करेंगे और किससे सपोर्ट मांगेंगे। और मैं तो आपसे केवल यही सपोर्ट मांगती हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे खाली मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।
हमें हर 3 लोगों को, एटलीस्ट 3 हिंदुओं को डेली जागृत करना है। और मेरा जो है वो यूट्यूब आगे फॉरवर्ड तभी करता है जब यूट्यूब को या तो मॉनेटरी फायदा हो या फिर लोगों की पसंद इतनी ज्यादा हो। तो मॉनेटरी फायदा तो मैं यूट्यूब को नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कोई फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी है। तो अब आप लोगों पर आ गया है कि आप, अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तभी यूट्यूब मेरे वीडियोस को रिकमेंड करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन स्ट्रीम। और मैंने ये जो किताब आपको दिखा के नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये किताब इंग्लिश में है और दूसरे की ये किताब पर कॉपीराइट आ सकता है किताब पढ़ने से। तो मैं आपको वैसे ही बता बता रही हूँ। जो किताब है वो इंग्लिश में, उसकी हिंदी कॉपी नहीं है, पर मैं हिंदी में करके करके और आपको बताई मैंने कहानी अब तक कि कैसे एक छोटी सी लड़की है जो कि, जिसको पता भी नहीं है कि वो 10 साल की है कि नहीं है। उसकी माँ की कुछ कुछ गणना के अनुसार, और उसके बड़े भाई कब पैदा हुए और बड़ी बहन कब पैदा हुई, हमने देखा कि वो, उसकी माँ ने उसे ब्रेड लाने के लिए 75 सेंट करीब दिए थे। तो ये वहां से, ये यमन की कहानी है। और छोटे से गांव में ये लड़की रहती है जिसमें कुल 5 घर है। और वहां पर इतना पथरीला रास्ता है कि वहां से कोई भी आता जाता नहीं है। और ये लड़की ना अपनी वहां से भाग कर एक बस में बैठ के और आ गई है न्यायालय। और वहां पर ये बोल रही है कि मुझे न्यायाधीश से मिलना है। और वहां जाकर ये एक जगह जाकर उसने, इससे पूछा गया कौन से न्यायाधीश से, तो ये नहीं बता पाई क्योंकि इसे नहीं पता था। लेकिन वो एक जगह एक न्यायाधीश जो है वो अदालत में गई, वहां कोई न्यायाधीश था। तो ये वहां पीछे सीट पर बैठकर सो गई। और इसको किसी न्यायाधीश ने उठाया और फिर उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो इसने एक शब्द अपनी हिम्मत जुटा के कहा, तलाक। अब हम फिर इसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में इसकी, इसके गांव के बारे में जाना और इसकी बड़ी बहन के बारे में, और कैसे एक दिन इसकी जो बड़ी बहन है, और इसकी एक बड़ी बहन शादीशुदा थी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ कई बार आती थी। तो इसकी जो दूसरी बहन है, एक दिन वो भी गायब हो गई। और जो बहन मैरिड थी उसका हस्बैंड भी गायब हो गया। तो ये हमने देखा था। और कैसे जो है ये लड़की को अपने घर में इसके पिता के बारे में, इसकी माँ के बारे में, और कैसे इसने मुसीबतों का सामना किया। और आज हम देखेंगे कि जज, अब ये खोई हुई है अपने उसमें यादों में, तभी उसको जज ने उठाया। और फिर आगे देखते हैं कि जब जो इसने कहा था पहले चैप्टर के एंड में कि मुझे तलाक चाहिए, इसके आगे क्या हुआ। तो आज की कहानी, आज का जो तीसरा चैप्टर है उसका टाइटल है जज। तो जो जज एब्दो था वो अपने आश्चर्य को छुपा नहीं सका। उसने कहा कि आप तलाक चाहती हैं। तो उसने कहा हाँ, लेकिन तुम्हारा मतलब है कि तुम शादीशुदा हो। हाँ। उनकी विशेषताएं प्रतिष्ठित है, उनकी सफेद शर्ट, उसकी जैतून की त्वचा। जैतून की त्वचा मतलब यहाँ 2 तरह के जैतून आते हैं, एक हरा और एक काला। यानी कि वो जज जो था वो डार्क कलर का था। तो उसकी सफेद शर्ट और उसकी जैतून की त्वचा को निखारती है, लेकिन जब वो मेरा जवाब सुनता है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है। लगता है उसे मुझ पर विश्वास करने में परेशानी हो रही है। ये नुजूद जो 10 साल से, अंदाजन ये और छोटी भी हो सकती है, 8-9 साल की, ये लड़की कह रही है उस न्यायाधीश के बारे में। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, न्यायाधीश उससे पूछता है। उनके सवाल का जवाब देने की परवाह किए बिना मैं दृढ़ स्वर में दोहराती हूँ कि मुझे तलाक चाहिए। उनसे बात करते हुए मैं एक बार भी नहीं सिसकती सकती, मैं कांप रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं इस नरक का अंत चाहती हूँ। मैंने चुप्पी में काफी पीड़ा झेली है। लेकिन तुम इतनी युवा और कमजोर हो, वो बड़बड़ाया। मैं उसे देखती हूँ और सिर हिलाती हूँ। वो घबरा कर अपनी मूछें नोचने लगता है। अगर केवल वह मुझे बचाने के लिए सहमत होंगे। आखिर वो एक जज हैं, उनके पास बहुत शक्ति होनी चाहिए। और आप तलाक क्यों चाहती हैं, वो अधिक स्वाभाविक स्वर में जारी है, जैसे कि अपने विस्मय को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसे सीधा आंखों में देखती हूँ। क्योंकि मेरे पति मुझे पीटते हैं। ये ऐसा है जैसे मैंने उसे ठीक चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। उनकी अभिव्यक्ति फिर से जम जाती है। उसने अभी अभी महसूस किया है कि मेरे साथ कुछ गंभीर हुआ है और मेरे पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। सीधे सीधे उसने मुझसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या तुम अब तक कुंवारी हो?
मैं जोर से निगलती हूँ। मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करने में शर्म आती है। ये बहुत परेशान करने वाला है। मेरे देश में महिलाओं को उन पुरुषों से दूरी बनानी चाहिए जिन्हें वे नहीं जानती। और ये पहली बार है जब मैंने इस जज को देखा है, लेकिन उसी क्षण में समझ गई कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे कूदना होगा। नहीं, मेरा खून बह रहा है। तो अब ये जो यमन है, ये एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर जो है लड़कियों को इजाज़त नहीं होती कि वो आदमियों से बातें करें। और अब बेचारी ये किसी तरह तलाक लेने पहुँच गई है, इतनी छोटी-सी बच्ची। तो उसने पूछा जज ने कि तुम क्यों लेना चाहती हो? तो इसने फटाफट कह दिया कि भई वो मेरे को थप्पड़ मार वो मुझे मारता है। तो अब इसको उसने पूछा कि तुम क्या कुंवारी हो? लेकिन अब इसको शर्म आ रही है क्योंकि इसने कभी किसी आदमी से इस तरह की बात नहीं करी है। तो लेकिन फिर ये सोचती है कि अगर इसको जीतना है तो इसको कूदना होगा ही। नहीं, मेरा खून बह रहा है। वो चौंक गया। एकाएक मुझे ये एहसास होता है कि हम दोनों में से वही है जो झिझक रहा है। मैं उसका आश्चर्य देख सकती हूँ, उसे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए देख सकती हूँ। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। मुझे आश्चर्यजनक रूप से राहत महसूस होती है। वास्तव में, आखिर किसी पर विश्वास करने में सक्षम होने के कारण मेरा शरीर इतना हल्का महसूस करता है अब। मैं उसे कांपते हाथ से अपना फ़ोन पकड़ते हुए देखती हूँ। मैंने उसे किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ बातें कहते सुना है जो उसका सहयोगी होना चाहिए। जब वो बात करता है तो वो अपना दूसरा हाथ चारों ओर लहराता है। वह मुझे मेरे दुख से उबारने की कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर केवल वो समस्या को एक बार और सभी के लिए हल कर सकता है। थोड़े से भाग्य के साथ वो जल्दी से बहुत जल्दी कार्य करेगा और इस शाम मैं अपने माता-पिता के घर जा सकूँगी और अपने भाइयों और बहनों के साथ पहले की तरह खेल सकूँगी। तो देखो, ये लड़की इतनी छोटी है कि ये अपने भाई-बहनों के साथ खेलने को मिस कर रही है। कुछ ही घंटों में मेरा तलाक हो जाएगा। तलाकशुदा, फिर से मुक्त, एक पति के बिना, अपने आप को अकेला पाने के डर के बिना, रात में उसके साथ एक ही बेडरूम में, पीड़ा के उस भय के बिना, बार-बार वही पीड़ा। मैं बहुत जल्दी जश्न मना रही हूँ। एक दूसरा जज हमारे साथ कमरे में आता है और वो मेरे उत्साह को चकनाचूर कर देता है। मेरे बच्चे, ये आपके विचार से बहुत अधिक समय ले सकता है। ये एक नाजुक और कठिन मामला है और दुर्भाग्य से मैं ये वादा नहीं कर सकता कि आप ही जीतेंगी। इस दूसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद अल गाजी है और अब्दो, ये वाला जो जज इसके पास पहले आया था इसका नाम था अब्दो। अब जो दूसरा आया है वो मोहम्मद अल गाजी है। और अब्दो के अनुसार वो मुख्य न्यायाधीश है, यानी वो मोहम्मद अलगाजी जो अभी आया है वो मेन जज है। मोहम्मद अलगाजी शर्मिंदा महसूस करते हैं, आराम से बीमार लगते हैं। उनका कहना है कि अपने पूरे करियर में उन्होंने मेरा जैसा केस कभी नहीं देखा। वे दोनों मुझे समझाते हैं कि यमन में लड़कियों की अक्सर 15 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले काफी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, एक प्राचीन परंपरा। न्यायाधीश अब्दो कहते हैं, लेकिन उनकी जानकारी में इसमें भी कोई असामयिक विवाह कभी भी तलाक में समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अब तक कोई भी छोटी लड़की अदालत में पेश ही नहीं हुई। परिवार की इज्जत का सवाल लगता है। मेरी स्थिति सबसे असाधारण और जटिल है। हमें एक वकील खोजना होगा। अब्दो कुछ हद तक नुकसान में बताते हैं। एक वकील, लेकिन किस लिए? अदालत किस काम की अगर वो मौके पर ही तलाक नहीं दे सकती? मैं एक असाधारण मामला होने के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती। कानून लोगों की मदद के लिए होता है, हाँ या नहीं? ये जज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर मैं बिना किसी गारंटी के घर जाऊंगी तो मेरे पति मुझे लेने आ जाएंगे और फिर से यातना शुरू हो जाएगी? नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं तलाक लेना चाहती हूँ और मैं ये दिखाने के लिए जमकर भौंकती हूँ, मेरा मतलब है। मेरी आवाज मुझे उछलने पर मजबूर कर देती है। मैंने अपनी आवाज बहुत ऊंची उठाई होगी या फिर बड़ी सफेद दीवारें हैं जो कुछ प्रतिध्वनित करती हैं। मोहम्मद अल गाजी अपनी पगड़ी सीधी करते हुए बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हम समाधान खोज लेंगे, हम समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन उनके पास चिंता के एक से अधिक कारण है। घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं, जब कार्यालय बंद हो रहे हैं। आज बुधवार है और मुस्लिम वीकेंड शुरू होने वाला है। शनिवार से पहले कचहरी नहीं खुलेगी। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी सुना है, उसके बाद वे भी मेरे घर वापस जाने को लेकर चिंतित हैं।
मोहम्मद अल गाजी जारी हैं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता उसका घर जाना। और कौन जानता है कि अगर वो अकेले सड़कों पर भटकती है तो उसके साथ क्या हो सकता है। अब्दो के पास एक विचार है, मैं उसके घर में शरण क्यों नहीं ले सकती थी। वो अब भी मेरी कहानी से उबर नहीं पाया है और मुझे मेरे पति के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे उसके हाल पर छोड़कर कुछ दिनों के लिए देश चले गए हैं, तो उसे जल्दी से प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। हमारी इस्लामी परंपराएं ये निर्धारित करती हैं कि एक महिला को किसी ऐसे पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जो उसका मरहम, उसका करीबी रिश्तेदार नहीं है। तो ये जो है प्रॉब्लम में इसलिए थी क्योंकि जो है इनका मुस्लिम वीकेंड जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। और जो न्यायाधीश था वो उसको अपने घर भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसकी बीवी मायके गई हुई थी और वहां पर अकेले में कोई आदमी और औरत का मिलना होता नहीं था यमन में, मुस्लिम देश में। तो अब वो ये बेचारी बड़ी चिंता में है क्योंकि फिर वो शनिवार तक तो कचहरी खुलेगी नहीं। अब ये कहाँ जाएगी, और एक दिन में तो डाइवोर्स का केस जो है वो सेटल हो नहीं पाएगा। तो बेचारी क्या करे अब। तो एक तीसरा न्यायाधीश जो था उसका नाम था अब्देल वाहिद, अंत में स्वेच्छा से उनकी मदद करते हैं। उसका परिवार घर पर है और उनके पास मुझे अंदर ले जाने के लिए जगह है। मैं बच गई, कम से कम इस समय के लिए। उसकी भी मूछें हैं लेकिन वो अब्दों से ज्यादा गठीला है। तार की रिम वाले उनके चश्मे उन्हें बड़े गंभीर दिखाते हैं और वो अपने सूट में काफी भव्य लगता है। मैं मुश्किल से उससे बात करने की हिम्मत करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक साथ खींच लेती हूँ। घर जाने से बेहतर है कि मैं अपनी शर्म पर काबू पा लूं। और उसके अलावा जो बात मुझे आश्वस्त करती है वो ये है कि वो एक वास्तविक पापा की तरह प्रतीत होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं, मेरे जैसा नहीं। उनकी बड़ी कार आरामदायक और बिल्कुल साफ है, यहाँ तक कि छोटे झरोकों से भी ठंडी हवा आ रही है जो मेरे चेहरे को गुदगुदाती है। ये अच्छा है। मैं सवारी के दौरान मुश्किल से अपना मुंह खोलती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ये डरपोक बेचैनी से है या क्योंकि आखिरकार मैं इन वयस्कों के साथ ठीक महसूस कर रही हूँ जो मेरी देखभाल कर रहे हैं। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, अब्दुल वाहिद ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। ब्रावो, चिंता न करें, आपको तलाक मांगने का अधिकार है। आपसे पहले अन्य लड़कियों को भी इसी तरह की समस्या हुई है लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। अब हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं आपकी रक्षा के लिए, और हम आपको कभी भी आपके पति के पास वापस भेजने की अनुमति नहीं देंगे, कभी नहीं, ये एक वादा है। मेरे होंठ एक छोटे से वर्धमान चांद में मुड़े हुए हैं। मुझे मुस्कुराए हुए बहुत समय हो गया है। जज कहते हैं शायद आपको अभी तक इसका एहसास नहीं है लेकिन आप एक असाधारण लड़की हैं। मैं शर्माती हूँ। जब हम उनके घर पहुंचे अब्दुल वाहिद ने मुझे अपनी पत्नी सबा और उनके बच्चों से मिलवाने के लिए जल्दबाजी की। शिमा, उनकी बेटी, मुझसे 3 या 4 साल छोटी होगी। उसके शयन कक्ष में उसके पास ढेर सारी फुल्ला गुड़ियां हैं जो सुनहरे बालों वाली अमेरिकन बारबी का एक मध्य पूर्वी संस्करण है, जिसके बारे में यमन की सभी छोटी लड़कियां सपने देखती हैं। बेचारा, शिमा कहती है, हराम, ये उचित नहीं है। इस्लाम में ईश्वरीय कानून द्वारा निषिद्ध और दंडनीय कुछ भी हराम है, इसलिए बच्चे की क्रोधित प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। शिमा की माँ उसे समझाया कि एक बुरे आदमी ने मुझे पीटा है। शिमा की भौहें तन जाती हैं। वो किसी वयस्क की नकल करते हुए किसी को डांटती है। मैं उसकी सहानुभूति से प्रभावित हूँ। पेचीदगी की मुस्कान के साथ वो मुझे दूर आने और उसके साथ खेलने के लिए प्रेरित करती है, फिर मेरा हाथ पकड़ती है। यहाँ तक चारों लड़कों की बात है वो कार्टून देखने में व्यस्त हैं। अब जो तीसरा जो न्यायाधीश है अब्दुल वाहिद, ये बेचारा इसको अपने घर ले गया और उसके 4 बच्चे हैं, मतलब 4 उसके बेटे हैं और एक बेटी है। जो बेटी है वो छोटी सी है, इससे छोटी उम्र की, वो गुड़ियों के संग खेलती है, सुनहरे बालों वाली गुड़िया है उसके पास। और जो इसके 4 बेटे हैं वो अपना कार्टून देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो जहां तक 4 लड़कों की बात है वो कार्टून देखने में व्यस्त है। इस घर में 2 टेलीविजन है, कितनी लग्जरी। कृपया घर पर आराम महसूस करें, सबा ने नरम और स्वागत भरे स्वर में मुझसे कहा।
तो यही पारिवारिक जीवन है। मैं इतना डर गई कि मैं उन्हें एक सनकी की तरह लगूंगी, लेकिन उन्होंने जल्दी से मुझे अपना लिया है और मैं काफी सहज हूँ। वे मुझे महसूस कराते हैं कि मैं उन्हें बिना जज किए सब कुछ बता सकती हूँ, बिना सजा दिए। उस शाम लिविंग रूम में पालथी मारकर बैठना पहली बार है जब मुझ में अपनी कहानी कहने की ताकत आई है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे तो आनंद आने लगा चैप्टर में। आप लोग क्या कहते हैं कि इसको आगे पढ़ा जाए? मतलब अगला चैप्टर भी हम इसी बार में पढ़ लें या अगली बार में पढ़ें? जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि अगला अगला जो है ना वो इस पर है, क्या नाम है उसका, उसकी शादी पर। अभी वो बताएगी, अपनी कहानी सुनाएगी इन जज को। तो आपको अगर अगली बार, हम तो अगली बार कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक ही चैप्टर करते हैं एक बार में। तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं आगे पढ़ूं, अगला चैप्टर भी आज ही के मैं कवर कर दूं या अगली बार में कवर करूं? जी, जैसा आप बोलिए। हाँ, मतलब कि मैं आगे भी पढूं या अगला चैप्टर भी पढूं उसकी शादी का, या यहीं पर समाप्त करूं? किस बारे में आप पूरा खोल के मुझे बताइए, फिर कभी पढूं? ठीक है। तो फिर अम, अब हम क्या बात करेंगे, तो मैं यहीं पर अब स्टॉप करती हूँ अपनी ये स्ट्रीम। जय हिंदू राष्ट्र, कल फिर मिलेंगे सामवेद में।